बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में हूँ आज़म आरई। नाज़रीन, एक और नाखुशगवार वाक़या, इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या। पाकिस्तान कोयटा से लाहौर जाने वाली दो मुसाफिर बसेस में से 7 लोगों को बाकायदा शनाख्त करके उतारा गया, उनको अगवा किया गया और बाद में उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया कल रात में, जब कुछ मुसाफिर कोयटा से लाहौर की जानिब रवा दवा थे। ज़ोब के इलाके में उनको अगवा किया गया और बाकायदा शनाख्त करके शनाख्ती कार्ड देख कर, जिन शनाख्ती कार्ड्स पर मुबैना तौर पर पंजाब का एड्रेस था, उन्हें वहाँ से गाड़ी से अगवा किया गया और उन्हें पहाड़ों पर ले जाकर शहीद किया गया। ना उनका कोई कसूर है, ना उनका कोई ताल्लुक़ है। वो एक पाकिस्तान के पीसफुल शहरी थे। उसमें से 2 भाई जो अपने वालिद की मैयत पर लाहौर जा रहे थे, सुबह 9 बजे एक जनाजा होना था उनके वालिद का, 2 भाई, उनको भी शहीद कर दिया गया। ये दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं, ये रोज़ पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं और ज़ाहिर है इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो कारकुनान हैं उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी ली। और मुसाफिर बसों से तकरीबन 9 मुसाफिरों को अगवा करके उन्हें बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया, जिनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात अगर पेश आ रहे हैं तो इसके पीछे यकीनन कोई मकासद हैं। और फितनतुल हिंदुस्तान और जो इंडियन फंडिंग से चलने वाले ये ऐसे ग्रोह, ऐसे ग्रुप्स जो ये काम करते हैं, और जब इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो फिर एक आवाज़ उठती है कि जुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है। अच्छा, कसूरवार सिर्फ ये नहीं है, कसूरवार सिर्फ ये नहीं है, कसूरवार वो भी हैं जो इनकी निशानदही नहीं करते। जाहिर है इन्होंने कहीं तो पनाह ले रखी होगी, और ऐसा तो नहीं है कि जहां इन्होंने पनाह ले रखी होगी वहां पर और लोग मौजूद नहीं होंगे। वो निशानदही कर सकते हैं, सिक्योरिटी इदारों को, हुकूमती इदारों को बता सकते हैं कि यहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज के जो दहशतगर्द हैं यहाँ मौजूद हैं, और वो दहशतगर्दी सरगर्मियों में भी मौजूद हैं। और वहाँ पर जो बिहाइंड दी कर्टन्स जो रिपोर्ट्स आती हैं वो उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि बहुत पीसफुली वो उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर ये दहशतगर्दी करते हैं, और उन इलाकों में बहुत महफूज तौर पर या बहुत पीसफुली नहीं रह रहे। वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो पुलिस चौकियाँ हैं, रेंजर्स की चौकियाँ हैं, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ये उन्हें भी परेशान करते हैं। बात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर हुसैन थेबो साहब मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। थेबो साहब, फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने कल रात में एक और दहशतगर्द और बुज़दिलाना हमला किया है। निहत्ते लोगों को बसों से उतार कर 9 लोगों को शहीद कर दिया गया है, जिनमें एक ही घर के 2 भाई जो अपने वालिद की मैयत पर कोयटा से लाहौर जा रहे थे, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। और वहाँ पर एक घर में अब 3 जनाजे उठाए जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, बात ये है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि एक हमारे जो पड़ोसी बुज़दिल जो दुश्मन है, वो उसने पहले तो कोशिश की कि किसी तरह से पाकिस्तान के साथ बाल टू बाल, आई टू आई आए, और जिसमें उसको बुरी तरह से शिकस्त हुई और उसकी जो बेइज्जती हुई वो पूरी दुनिया में हुई। और उसके वो अभी भी उसके जनरल्स उसको एडमिट कर रहे हैं शिकस्त के। अब जब वो उसने देखा कि वो जंग तो हमारे साथ नहीं लड़ सका, पाकिस्तान के साथ उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसने ये इस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो अपने टेररिस्ट, जो अपने पेड एम्प्लॉइज उन्होंने छोड़े हुए हैं, जिस तरह से वो मासूम लोगों को वहाँ पे कत्ल कर रहे हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और जिसके हमने मुसलसल एविडेंसेस दिए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, और अभी हालिया भी जो 2 समिट हुए उसमें भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कंप्लीट एविडेंस पेश किए कि किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से। अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको ये चाहिए
के वो इन खवारिज के खिलाफ, ये जो 15 लोग हैं, ये जो इतना इंतशार फैलाते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और इनको जिस तरह से हमने इससे पहले भी रद्दुल फसाद, ज़रबुल अज़ब, बड़े बड़े ऑपरेशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह करके, और दुश्मन जो कोई एक्सटर्नल दुश्मन था या कोई इंटरनल दुश्मन था, उन दोनों को हमने वो सिखा दिया, सबक सिखा दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ अभी बलूचिस्तान में एक ग्रांड किस्म का, एक बड़े किस्म लेवल का एक ऑपरेशन होना चाहिए। और ये जो मुट्ठी भर के दहशतगर्द हैं, ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, इनको निस्तो नाबूद करना चाहिए। अभी आपने हालिया देखा कि जिस तरह से इजराइल और इंडिया की नेक्सस ने पूरे इस मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए जी। अब उस नाकामी को छुपाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने ट्रेन का इंसिडेंट किया था, आपको याद होगा। उसके बाद बलूचिस्तान में कंटिन्यूसली वो इस तरह से प्रोपेगेंडा करके, इस तरह से इंतशार फैला के, इस तरह मासूम लोगों को कत्ल करके ये जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, और मैं समझता हूँ कि अब वो लिमिट पार हो गई है। और अब पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और इनको बिल्कुल इलिमिनेट कर देना चाहिए। जी अच्छा, थेबो साहब, लास्ट टाइम भी हमारी जब जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ था, हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर इसी तरह गुफ्तगू हो रही थी, और इसी बात पर हम सब ने, पूरे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने भी इत्तेफाक किया था कि अब हमें इनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए। और वो उसके बाद फिर एक दो वाक़यात और भी हुए। हमने इंडिया की तरह डायरेक्टली इल्ज़ामात हमने जो है ना वो उन पर नहीं लगाए इंडिया पर, जबकि हमारे साथ बहुत नुकसान हुआ। क्या अब हम उनकी, जिस तरह पहलगाम वाला वाक़या हुआ था, क्या अब हम डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इल्ज़ामात नहीं, सबूत के साथ उनसे बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर? ये जो दोबारा वाक़या हुआ है, और यकीनन पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये इंडियन स्टेट टेररिज्म के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं जो ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करते हैं ताकि यहाँ पर बलूचिस्तान में हालात इसी तरह ख़राब रहें। देखिए जी, दुनिया में दो रियासतें हैं, एक हिंदुस्तान है, दूसरा इसराइल है जी। उनको 12 जो है वो एविडेंसेस पेश किए गए हैं। जिस तरह से नेतन्याहू को एविडेंसेस, मासूम लोगों को अस्पतालों में मारना, घरों में मारना। एक दूसरी तरफ इंडिया है, इंडिया को पाकिस्तान ने कई मरतबा एविडेंसेस दिए। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि उनका एक सर्विंग नेवल अफसर जो हमारे जेल में इस वक्त भी पड़ा हुआ है, वो दहशतगर्दी में पाया गया। अभी आपने हालिया देखा कि जिस तरह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हाउस में खड़े होके बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है, और वहाँ पे जो सिख हजरात हैं उनको किस तरह से एलिमिनेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा यूएस में जो एक रा का सर्विंग ऑफिसर पकड़ा गया, जो इन्हीं सिख लोगों की कत्ल में, और फिर उसकी पूरी एक ट्रेल मिली। और अगर आप हालिया ट्रेन हादसात का भी देखते हैं तो जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ इससे पहले, तो वो जो दहशतगर्द थे वो इंडियन मीडिया से डायरेक्ट वहां से खड़े होकर बात कर बिल्कुल रहे ऐसा थे। ही है। देखिए, बात यह है कि चले 2 दिन के बाद तो उसामा बिन लादेन का भी जाके कोई इंटरव्यू कर लेता है, या किसी भी का भी इंटरव्यू, आप डायरेक्ट उससे कैसे बात कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो भी ये टेररिस्ट है वो आपके साथ इन कांटेक्ट है, आपका प्लांटेड है। तो ये तो दुनिया में अब ओपन सीक्रेट है कि जो हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अक्रॉस द ग्लोब है वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। अब आप देखें जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं हिंदुस्तान का, एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हिंदुस्तान की दोस्ती होना चाहिए, दोस्ती हो। वो सब के साथ उन्होंने दुश्मनी रखी हुई है, सबके साथ जंग की हुई है। अभी मैं हालिया चीन में था, वहां पे मैंने देखा कि जिस तरह से हिंदुस्तान
के लोगों के और हिंदुस्तान के अवाम के और इस नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी के खिलाफ वहाँ पे लोगों में सख्त नफरत पाई जा रही थी। और उसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी लोग थे और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासत के साथ जो एक मोहब्बत का पैगाम था, तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल है पाकिस्तान की सक्सेस का। अभी आपने हालिया देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से पाकिस्तान के पीस कीपिंग रोल का अप्रिसिएशन किया। उसके साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को बुला के उन्होंने लंच के ऊपर और मजीद डिस्कशन की, जबकि उन्होंने हिंदुस्तान को टोटली इग्नोर किया। हिंदुस्तान का जो नरेंद्र मोदी जो पहले ये कहता था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो मेरे खाला का बेटा है और मैं इसके साथ जाके इलेक्शन कैंपेन करता था कि अब के बार मोदी सरकार और अब के बाद ट्रंप सरकार। तो ट्रंप सरकार ने देखा, वहाँ की जो लोगों ने देखा कि ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो इस वक्त इंतहा पसंद हिंदुस्तान है, ये तो वो हिंदुस्तान है जो दुनिया में इंतशार फैला रहा है, ये तो वो हिंदुस्तान है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है। अब आप पाकिस्तान के साथ जंग लड़ नहीं सकते, तो इस तरह से मासूम लोगों को आप शहीद कर रहे हैं। दुनिया ये सब कुछ देख रही है कि किस तरह से जो है वो इसको हिंदुस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको किस तरह से काउंटर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और वो एक दिन इंशाल्लाह ये टाइम आएगा जिस दिन आप देखेंगे कि जो ये हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दुनिया से खत्म होगा और ये अमन होगा। और मैं समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पे जो ये सारे मामलात हैं ये हमें यूएन में, ओआईसी में, बाकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमें उजागर करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस के हिसाब से और इंटरनेशनल, और इवन वो इंडियन मीडिया पे जाके बात करते हैं। इंडियन मीडिया तो अभी इस वक्त इतनी डरी हुई है, इतनी खौफ में है कि वो पहले पाकिस्तानी एनालिस्ट को भी अपने प्रोग्राम्स में लेते थे, लेकिन अब तो वो डर गए हैं। वो अब हम लोगों को भी नहीं लेते हैं। बाकायदा पाबंदी लगा दी है सर, बाकायदा पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल बाकायदा जो है वो उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो बात यह है कि जरूरत इस बात की है कि इसको इंटरनेशनली हमें उजागर करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह से ये हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ग्लोबली चल रहा है, ओनली पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे आप देखें तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा और एक दिन जो है वो दुनिया यूनिवर्स भी इसको समझेगी और एटलीस्ट हिंदुस्तान के साथ इनिशियल स्टेज पे ट्रेड तो खत्म करना चाहिए। जी अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि दो रियासतें हैं जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी इस वक्त फैला रही हैं, एक है इसराइल, दूसरा है इंडिया। अच्छा, इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ नेबर कंट्रीज़ में नहीं, बल्कि जिस तरह आपने जिक्र किया कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने तो बहुत खुलकर बोला था, इसी तरह अमेरिका में, मज़ीद तुर्की में, चाइना के साथ इनका हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट है। जितने भी इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि जब ईरान वाली जंग चल रही थी तो इंडिया में बैठकर जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे थे, वो एक्स पर बात कर रहे थे कि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो अमेरिका में या इजराइल में बैठे हैं। तो वो एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है ना वो दुनिया ने बेनकाब भी किया और वो दुनिया ने देखा भी और उसके ऊपर बड़ी इनके ऊपर लानतान भी हुई और पूरी दुनिया ने इन्हें बड़ा डिस्करेज भी किया इस बात पर। और इनकी जो मीडिया है उसको तो वैसे भी किसी खाते में नहीं लाते, पूरी दुनिया के जो मीडिया हाउसेस हैं इनको किसी खाते में नहीं लाते। एक बड़ा अहम आपने बात की कि पहले जो पाकिस्तानी एनालिस्ट थे उन्हें वो बिठाकर बात कर लिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा रियासती पाबंदी उन पर कि पाकिस्तानी कोई भी एनालिस्ट जो है उनके मीडिया हाउस पर नहीं बैठेगा। उसकी वजह जो मुझे लगती है, यकीनन आपको भी पता होगी, कि वो यही है कि हम उनको आईना दिखाते हैं तो वो फिर उनको बुरा सा लग जाता है। लेकिन सवाल असल ये है कि उसके पीछे तो जो सुपर पावर है अमेरिका वो खड़ा है। इंडिया के पीछे कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जो खड़ी है, जो हम, या अगर हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये बात करते हैं, चाहे जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हो, जो उनका नेवल ऑफिसर हमारे जेलों में पड़ा हुआ है, वो सड़ रहा है, वो वाला वाक़या हो, या जो कल जो वाक़या हुआ है वो हो, या इससे पिछले गुज़िश्ता वाक़यात की अगर हम बात करें,
एविडेंसेस पूरे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, तो इनके खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आखिर पाकिस्तान का यहाँ पर बयानिया कमज़ोर होता है या केस कमज़ोर होता है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं ना कि जैसे इजराइल है, आपने सही फरमाया कि एक जूश लॉबी है जो उनके पीछे खड़ी हुई है। और जो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के पीछे तो कोई नहीं खड़ा हुआ ना। हिंदुस्तान तो आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पे है। पूरी दुनिया में अकेला हिंदुस्तान इस वक्त। अमेरिका ने भी, जब हमारे दरमियान कशीदगी चल रही थी थे वो साहब, तो इंडिया को अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया। यकीनन उन्होंने सालसी किरदार अदा किया, लेकिन सपोर्ट नहीं किया जिस तरह अमेरिका खुल के इजराइल को सपोर्ट करता है। देखें, दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ सारे ममालिक खड़े हुए। जी हाँ। इवन हिंदुस्तान में ये भी बात हुई कि भाई पाकिस्तान के साथ तो यूएस भी खड़ा हुआ है। बिकॉज उसका रीजन था क्योंकि पाकिस्तान हक पे है, पाकिस्तान सच पे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के साथ यूएस भी खड़ा रहा, पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा रहा, पाकिस्तान के साथ आपने देखा तुर्की, अजरबैजान, ईरान, खलीजी ममालिक, बिल्कुल खलीजी ममालिक, हमारे टर्किश भाई सारे खड़े रहे। बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान हक पे था, पाकिस्तान सच पे था। लेकिन ये हिंदुस्तान इस वक्त बेनकाब हो चुका है कंप्लीटली। आप देखें, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। जी हाँ। और इस वक्त हिंदुस्तान बिल्कुल तनहा है, उसकी आइसोलेशन है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसको फौरी तौर पे जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसको उठाया जाए, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और जो असल जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन दी बोथ कंट्रीज, वो तो कश्मीर है और वो कश्मीर का मसला हल करना चाहिए। और कश्मीर को एक आज़ाद रियासत, या जो भी कश्मीरी लोग चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई आप फ्लिप साइड कराएं, और फ्लिप साइड में फिर जो भी वो लोग चाहते हैं तो आप उसको फॉलो करें। सेल्फ डिटर्मिनेशन का ऑप्शन तो पाकिस्तान ने हमेशा दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जी। अच्छा थे वो साहब, एक और बात, हमारे वज़ीर ख़ारजा नहीं बल्कि बिलावल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त चेयरमैन भी हैं, वो बैनुल अक़वामी दौरों पर गए, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और पूरी दुनिया को अपना मौक़िफ़ भी दिया। और इनके जो स्टेट टेररिज्म है इसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और दुनिया ने उनका साथ भी दिया। अभी कुछ 1-2 दिन पहले उन्होंने एक इंडियन मीडिया को, बल्कि इंडियन सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और बड़ा उन्होंने अपना क्लियर स्टांस बताया हर चीज़ में। तो क्या कोई इतने बड़ा लीडर इंडिया का कोई हिम्मत करेगा पाकिस्तानी किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू देने की? जितनी करण थापर जो है वो टोटल एक कंट्रोवर्शियल आदमी है। वो बीजेपी का एक पेड एम्प्लॉई है और वो एक ही मौक़िफ़ लेके चल रहा होता है हिंदुस्तान का। इंस्पाइट ऑफ दैट बिलावल साहब वहाँ गए, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को डिफेंड किया और वहाँ पे इंडियन टीवी चैनल्स पे जीत के आए। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। लिहाजा इनकी तो किसी में कोई हिम्मत नहीं है। ये तो आजकल जो है वो सर अपने ही टीवी चैनल्स पे नहीं जाते हैं। हम बाकी तो आप छोड़ें, हमारे आने की बात तो दूसरी है। पहले तो वो अपने टीवी चैनल्स को भी आजकल वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका बहुत जो है वो वहाँ पर भी ठीक तरीके से उनकी बेइज्जती हो रही है। तो लेकिन ये सच्चाई और हक और सच की बात होती है, तो हक और सच की बात तो करने में बिलावल साहब ने उस दिन भी कहा, किसी जर्नलिस्ट ने लंदन में बिलावल साहब को कहा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा डिफेंड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मौक़िफ़ भी है। मैं मतलब बात यह है कि हक और सच पे हूँ, जिसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से डिफेंड भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर जिस तरह ईरान से हमारे ताल्लुकात, पहले तो ईरान की तरफ से, ईरान के बॉर्डर से भी बहुत सारे लोग ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते थे और ईरान को पाकिस्तान ने
बाहर रिक्वेस्ट की है कि वहाँ से दहशतगर्द तो किसी मुल्क के नहीं होते, दहशतगर्द तो चाहे वो कहीं भी दहशतगर्दी करें तो वो किसी भी मुल्क का हिस्सा नहीं होते, वो किसी भी इस तरह नहीं होते। लेकिन दहशतगर्दों को रोकने की रिक्वेस्ट की ईरान से भी और अफ़गानिस्तान से भी। पिछले दिनों अभी आपको पता है कि अफ़गान जो हुकूमत है उनसे भी ताल्लुकात हमारे बेहतर हुए, उनको बताया गया कि वहाँ से हमारी तरफ कोई भी इस तरह की दहशतगर्दी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर एक ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन होता है इन 15 लोगों के खिलाफ, क्योंकि 15 ही कहेंगे हम, इन 15 200-250-300 लोग हैं, इनके खिलाफ अगर ऑपरेशन होता है जो इस वक्त बलूचिस्तान को दहशतगर्द जो है ना वो एरिया उन्होंने बनाया हुआ, नो गो एरिया बनाया हुआ है कि जो भी मुसाफिर वहाँ मिलता है जिसका ताल्लुक पंजाब से होता है वो उनको बहिमान तशद्दुद करके कत्ल कर देते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हो या कल रात वाला वाक़या हो, अगर ऑपरेशन होता है तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ी होगी? और जो अगर ये ऑपरेशन कामयाब होगा, इंशाल्लाह हमेशा की तरह कामयाब रहा, तो आपको लगता है कि मेरे ख्याल से फिर तो दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान तो वैसे ही आपके साथ खड़े हैं। देखें, मैं आपको ये बात एक एश्योरेंस से बताऊं कि मेरी बलूचिस्तान में मेरे तकरीबन तमाम दोस्त हैं। मैं बलोच, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बलोच सच्चा पाकिस्तानी है। बलोच पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। वो आज भी खड़ा हुआ था, वो कल भी खड़ा हुआ था। ये जो भी लोग इंतशार फैला रहे हैं या ये जो टेररिज्म कर रहे हैं, इनको बलोच कहना भी एक जुर्म है। ये हम नाइंसाफी करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के। ये कोई बलोच नहीं है, ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। बलोच बड़े लायल हैं, वो अपने वतन के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत सच्चे और खरे हैं। आप अगर आज भी रियासत पाकिस्तान ये फैसला करती है कि ये इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, तो मैं समझता हूँ कि पाक अफवाज और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी रेंजर्स, पुलिस से भी ज्यादा जो हमारे बलोच भाई हैं वो आगे बढ़ चढ़कर इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो लिहाजा बलोच जो हमारा भाई है उसके खिलाफ तो हमें कोई भी शक व शुबात होना नहीं चाहिए। वो पाकिस्तानी है, वो सच्चा अच्छा खरा पाकिस्तानी है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता है, वो चाहता है कि मेरे सूबे में डेवलपमेंट हो, मेरे सूबे में तरक्की हो, मेरे सूबे में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और वो उसी सूरत में हो सकती है जब वहाँ पे पीस हो, जहाँ पे अमन हो। तो अमन के लिए बलोच अपनी जान भी दे सकता है कि जो बलूचिस्तान में अमन हो जाए, और जो हिंदुस्तान के ये मुट्ठी भर के जो 15 टेररिस्ट हैं, रियासत अगर फैसला करे तो इनको हमारे जो वहाँ बलोच भाई हैं वही निस्तो नाबूद करके ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हुसैन तैयब साहब, प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे और हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की और वहाँ पर जो कल रात में वाक़या पेश आया। पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ और अपना स्टांस और अपना बयानिया और एक स्ट्रॉन्ग सबूतों के साथ इंटरनेशनल फोरम्स पर ये आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह पहलगाम के वाक़े में इंडिया ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था बगैर किसी सबूत के, तो हमारे पास तो सबूत मौजूद हैं, हमारे पास तो गिरफ्तार टेररिस्ट मौजूद हैं जो अपने मुंह से ये कबूल करते हैं कि जी हमने ये काम किया है। यहाँ तक कि इनका एक नेवल ऑफिसर भी हमारे पास इस वक्त जेल में चाय पी रहा है और वो भी ये बात कबूल करता है। लेकिन पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉज की कितना ख्याल रखता है कि आपकी फैमिली से आपको मिलने दिया जा रहा है, आपकी फैमिली को एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के ज़रिए मिलने दिया गया। एक आपका पायलट जो हमने गिरफ्तार किया था उसको हमने एक जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया, आपके हवाले किया, आपके जहाज़ उड़ाए, उसके सबूत दिए। आपकी सब मरीन हमारे मुल्क की हदूद में दाखिल होती है, हमने उसको ट्रेस किया, ट्रैक किया और फिर आपको उसकी वीडियो भी दिखाई कि हम इसे उड़ा सकते थे, हमने नहीं उड़ाई। तो आइंदा हिम्मत नहीं करना, ताकि क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमन पसंद रहा है, पाकिस्तान ने कभी भी जंग शुरू नहीं की, हमेशा जवाब दिया है और हमेशा पाकिस्तान ऑफेंसिव नहीं रहा, डिफेंसिव रहा है। लेकिन इस बार एक यहाँ पर दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक अहम चीज़ है कश्मीर, दूसरी अहम चीज़ है जिस तरह हमारे वज़ीर दिफा ने कहा था कि हम बात करेंगे तो उन शराइत पर करेंगे जिसमें कश्मीर भी एक मेजर जो है ना वो एक शर्त होगा, क्योंकि हम कश्मीर के हल के बगैर आगे बात को बढ़ाएंगे ही नहीं। इंडस वाटर टेरिटरी जिसकी इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाते हुए इंडिया इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक लॉज के मुताबिक ये टेरिटरी बनी थी। आप किसी मुल्क का पानी नहीं रोक सकते, और अगर फिर पानी रोका तो जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था
कि फिर पानी रोका तो जंग होगी और हम इसको जंग के मुतरादिफ ही उसको करार देंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर खुदा न खास्ता ये इंडस वाटर टेरिटरी का मसला हल नहीं होता तो पाकिस्तान डिफेंसिव नहीं रहेगा, फिर पाकिस्तान ऑफेंसिव होगा और फिर वो तुम्हारी जो वो है ना जो मोदी साहब में थोड़ा कह रहे थे कि गोलियां हैं, तो हमारे पास गोलियां नहीं है, फतेह 1 है, फतेह 2 है और फिर गौरी भी है। बहरहाल नाज़रीन, एक और नाखुशगवार वाक़या कराची में पेश आया कि एक लड़का, एक बहुत यंग लड़का अपने वालिद मोहतरम की मैयत को दफनाने के लिए, उनकी आखिरी रसूमात पूरी करने के लिए सऊदी अरब से पाकिस्तान यानी कि कराची तशरीफ़ लाता है, कराची आता है और वो दहशतगर्दी का निशाना बन जाता है। कौन सी दहशतगर्दी? जो दहशतगर्दी डकैत कर रहे हैं। अब ये इसमें ये जो दहशतगर्दी है ना, ये वाली, ये किसी भी स्टेट की फंडिंग नहीं है, ये खुद साख्ता डकैत, खुद साख्ता दहशतगर्द हैं। ये जो डकैतियाँ यहाँ पर हो रही हैं, इसको कंट्रोल करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे कि एक शख्स सऊदी अरब से अपने बाप की आखिरी रसूमात पूरी करने के लिए, आपके बाप के जनाजे में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आता है तो वहाँ पर एक नहीं 2 जनाजे उठते हैं और वो लड़का अपने बाप के साथ भी जो है ना वो दफन हो जाता है। ये अगर पाकिस्तान में इस तरह चलता रहा तो लोगों का एतमाद पाकिस्तान से, ख़ास तौर से कराची से उठता चला जाएगा और उठ जाएगा। कोई भी आपका ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान दोबारा आने को तैयार नहीं होगा। फिर आप रोकते फिरेंगे अपनी क्रीम को कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, लेकिन वो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा देने के। जब वो पूछेगा कि मेरी यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या मसाइल हैं, मेरी सोशल सिक्योरिटी, मेरी फैमिली महफूज नहीं है। ये दहशतगर्दी तो फॉरेन फंडेड नहीं है ना, ये दहशतगर्दी तो खुद साख्ता है। अगर इस दहशतगर्दी को भी सिंध गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर पता नहीं किस तरह हुकूमत चला रही पिछले 17 साल से। इसी पर बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका। हम सैफुद्दीन साहब, हम बात कर रहे हैं कि एक लड़का आता है अपने बाप की जनाजे में शिरकत के लिए, आखिरी रसूमात पूरी करने के लिए, और वो खुद अपने बाप के साथ दफन हो जाता है। किस तरह लगता होगा उस फैमिली को, उनके आसपास के लोगों को कि एक शख्स इतनी दूर से आया और वो एक गोली, एक दहशतगर्दी, वो दहशतगर्दी जो फॉरेन फंडेड नहीं है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो फॉरेन फंडेड दहशतगर्दी है, लेकिन ये तो खुद साख्ता दहशतगर्दी है। डकैत इनसे जो है ना वो संभल नहीं रहे। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत अहम मौजू है ये। देखिए, एक तो बात ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत सिंध ने इसकी जो है ग्रेविटी, उसको कम करने के लिए इसको स्ट्रीट क्राइम का नाम दे दिया है। हालांकि ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये तो इस्लाम जो इसको करार देता है हराबा। और ये जो सरेआम जो लोग डकैती करते हैं, असलहे की बल पर डकैती करते हैं, कत्ल करते हैं, इनके लिए इस्लाम ने इतनी शदीद सजाएं दी हैं कि इनका एक हाथ और एक पाँव काट के इनको जो है फेंक दो। इस तरह के लोगों के लिए ये सजाएं हैं। अब ये सिंध के अंदर असल में अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह रहम फरमाए हमारे ऊपर, इतनी बदतरीन सूरत हाल है हर हवाले से। मतलब सिंध में आप बताइए ना किस हवाले से सूरत हाल अच्छी है। अब ये डकैतियों वाला मसला जो है, आप देखिए कि हर एक दिन 2 दिन के बाद हम ये सुनते हैं कि जनाब कराची के अंदर किसी आदमी का कत्ल हो जाता है, किसी दुकानदार का कत्ल हो जाता है, किसी घर के बाहर बैठे हुए का कत्ल हो जाता है, किसी 6 बहनों के एक भाई का कत्ल हो जाता है, किसी बेहतरीन इंजीनियर का कत्ल हो जाता है, कोई बेचारा MBA किया हुआ कत्ल। यानी ये तो एक ऐसी दहशतगर्दी की लहर है, लेकिन इसको हुकूमत सिंध तवज्जो देने को तैयार नहीं है, बल्कि इसके बजाय उसको अंडरमाइन करती है। मुस्तकिल ये होता है कि जब भी इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं तो हमारे ऐसे हुकूमत सिंध, वजीर दाखिला या फिर हमारे जो पुलिस के एहलकार हैं हमारे बड़े, वो ये फरमाने लगते हैं कि भाई कराची के अंदर जो है ना इस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल में आ गई है, और लाहौर में इतना होता है, न्यूयॉर्क में इतना होता है। तो मुसलसल उनकी कोशिश ये होती है कि इस पर से जो है तवज्जो लोगों की हटाएं, इस पर जो है इसको अंडरमाइन करें, अंडर प्ले करें इसको। हालांकि इसका फायदा नहीं है। आप देखें कि सिंध में इस हवाले से भी सूरत हाल बुरी है जो शहरों में है, और सिंध में जो कच्चे के डाकू जो हरकत कर रहे हैं, आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन जी, आप देखिए किस कदर भयानक किस्म की वीडियोज आती हैं कि बच्चों को अगवा कर रहे हैं, औरतों को अगवा कर रहे हैं, बूढ़ों को अगवा कर रहे हैं, ताजिरों को अगवा कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू हर एक को अगवा करके ले आते हैं, उस पर शदीद टॉर्चर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मर्डर कर देते हैं। लेकिन आप देखिए कि सारी बातें आती हैं, सब पता लग जाता है कि कौन से वडेरे इन लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। पता नहीं क्या मसला है। हम तो ये हैरान है, भी आप फरमा रहे थे कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपनी मुसल्लह अफवाज पर,
लेकिन दूसरी जानिब हमको ये तशवीश होती है कि यही मुसल्लह फौज हमारी जो भारत के तैयारों को मार गिराती है, जो भारत का इस तरीके से दांत तोड़ देती है और हमने पसपा कर देती है, लेकिन ये जो हमारे शहरों के बीचों बीच या ये हमारे गांव गोठों के बीचों बीच, हमारे सूबे के बीचों बीच जो डाकू बैठे हुए हैं, खुलेआम वो वीडियो नशर कर रहे हैं, खुलेआम वो जो है अपनी तकरीरें नशर कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे डाकू महफूज हैं, आराम से अगवा कर रहे हैं लोगों को, कत्ल कर रहे हैं लोगों को और ले जाते हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल मैं देख रहा था। तो आप देखिए कि गुज़िश्ता एक महीने में कराची के अंदर जो है 115 मोटरसाइकिलें चोरी हुई इसी महीने में, हमारे भी चल रहा है महीना, और 23 मोटरसाइकिलें छीनी। पिछले महीने 585 मोटरसाइकिलें छीनी और 3298 चोरी हुई। मोबाइल जो है 1436 छिने और 33 मर्डर हुए, और गुज़िश्ता में 66 मर्डर हुए कराची के अंदर। अब आप देखिए कराची की ये जो सूरत हाल है, इतनी भयानक सूरत हाल है, लेकिन मसला पता है क्या है कि हुकूमत सिंध की तमाम तर तवज्जो क्या है कि किसी तरह से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की जाए, किसी तरीके से माल बटोरा जाए। कि अब ये उनकी मतलब पुलिस वालों की सारी तवज्जो क्या है कि मोटरसाइकिल पर अजरक वाली नंबर प्लेट क्यों नहीं लगे। 52,000 मोटरसाइकिलें इन्होंने पिछले महीने बंद की, 52,000। आप सोचिए 52,000 नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें इन मोटरसाइकिलों पे सवार होंगे, कितनी तकलीफ हुई होगी इन लोगों को। इनको रोका गया होगा, इनमें से कोई अस्पताल जा रहा होगा, कोई जॉब पे जा रहा होगा, फिर पुलिस वालों की बदतमीजी इन लोगों ने सही होगी, फिर उसकी मोटरसाइकिल लेके चले गए होंगे, फिर वो मोटरसाइकिल किस तरह पैसे दे के लाया होगा। 52,000 मोटरसाइकिलें जब्त की। तो अब देखें एडवोकेट साहब कि 52,000 मोटरसाइकिल अगर जब्त करते हैं तो क्या हुकूमत सिंध और ट्रैफिक पुलिस के पास वो कैपेसिटी है कि 52,000 मोटरसाइकिलों को महफूज रख सकें, क्योंकि ये अमानत है रियासत के पास। वो अमानत किस तरह आपने महफूज रखी, क्या मैकेनिज्म है, क्या आपका सिलसिला है, कहाँ आपका वेयर हाउस या स्टोरेज है, बताएं कहाँ है वेयर हाउस और स्टोरेज। जरा जाके देखिए, जिसको ये नजारत कहते हैं ना, इसका नाम रखा है इन्होंने नजारत, जहाँ ये इस तरह की चीजें डालते हैं। वो कब्रिस्तान है मोटरसाइकिलों का और गाड़ियों का। वहाँ हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें गली सड़ी पड़ी हैं और उसके पार्ट्स और पुर्जे सारे निकाल लिए गए हैं और ढांचे वहां पर पड़े हुए हैं और वो सड़ रहे हैं बड़ी बुरी तरीके से। या फिर ये कि जो बेचारा चले जाता है वो पैसे दिला के अपनी मोटरसाइकिल वापस ले आता है। अब देखिए दूसरी बात ये है कि लोग मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट अपनी दूसरी क्यों लगवाएं। आपने एक दफा ऑफिशियल नंबर प्लेट उनको इश्यू कर दी, अब आप कह रहे हैं दोबारा लगवाओ क्योंकि अजरक बनी हुई है इस पे। तो भाई आप मुफ्त के अंदर दे दीजिए। पिछली वाली पे अजरक बनी हुई थी, वो तो उन्होंने खुद इशू की थी। खुद इशू की थी। अच्छा, दूसरी बात ये, अब ये क्या कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल इतनी कैपेसिटी इनके पास नहीं है कि ये अजरक वाली इतनी नंबर प्लेट जो अभी नई वाली है इसको इशू कर सके। तो इन्होंने दूसरा ड्रामा शुरू किया है कि आप खुद बनवा के, बाहर जो बैठे हुए ना वहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के बाहर के बैठे हुए पीसीओ लोग, उनसे उनको बिठा दिया इन्होंने पैसे लेके लिवा के ना। अब वो कहते हैं उनसे एक नंबर प्लेट खुद ही लिखवा ले और उस पर अजरक का स्टिकर चिपका ले। मतलब अजीब धंधा है कि आपको, लेकिन नहीं नहीं, अगर ये बात है सैफुद्दीन साहब के वो खुद बनवा लें, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, वर्कलोड ज्यादा है, खुद बनवा लें और वो खुद अजरक वाली नंबर प्लेट जो है उस पर स्टिकर लगा लें, बिल्कुल सेम तरीके की नंबर प्लेट जिस तरह इन्होंने बताया था, बिल्कुल सेम पैटर्न की नंबर प्लेट, सेम तरीकेकार की नंबर प्लेट। एक नॉर्थ कराची में एक पार्टी है, सियासी पार्टी, वो बनाकर लोगों में मुफ्त बांट रही थी, उसको उठा लिया। उनके लोगों को क्यों उठा लिया? अगर आपने यही करना था तो उठाया क्यों? उससे इनका धंधा नहीं चलता ना। असल में सिंध हुकूमत का हर मामले के अंदर ये कि धंधा चलना चाहिए, उसको पैसे मिलने चाहिए, उसके अंदर कानूनी मिले गैर कानूनी मिले, पूरा आपको तो पता है ना सिंध में जो सिस्टम चल रहा है, जो बिल्डिंग गिरी लियारी के अंदर, उसमें सारा धंधा। लेकिन आप मजेदार बात देखें कि लियारी में बिल्डिंग गिर गई, गैर कानूनी तामीर के नतीजे में 27 अफराद जो है जाबाग हो गए, लेकिन पूरी कराची में एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी, उसी तरह चल रही है। क्यों? बिल्डर माफिया के लोग खुलेआम कहते हैं कि भाई हमने पैसे दे रखे हैं, अब ना हमें पुलिस रोक सकती है, ना बिल्डिंग कंट्रोल रोक सकती है, ना अदालत रोक सकती है, सारी चीजें बेकार हैं। लोग अदालतों में जाते हैं, अदालत जो है मतलब माशाल्लाह टरखा के, अब अदालत ने धंधा ये किया कि जी इनको दोबारा भेज देते हैं बिल्डिंग कंट्रोल के पास, क्या आप जाइए वहां पर अपनी दरखास्त दे दीजिए। यार जिसके खिलाफ लोग शिकायत लेकर आए हैं, जहाँ पूरा सिस्टम चल रहा है, जो करोड़ों अरबों रुपए रोजाना कमा रहे हैं धंधे में, आपने उसी इदारे के पास भेज दिया लोगों को। तो मतलब सिंध में सारे इदारे देखें ना कि क्या हाल हो गया है। वाटर बोर्ड का हाल देखें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मैंने बता दिया, जितना अमला टाउन्स के अंदर तैनात है, लोकल गवर्नमेंट का बदतरीन सूरत हाल है, कूड़े की सूरत हाल, सड़कें
मतलब सिंध हुकूमत ने कराची पर सिर्फ इसलिए कब्जा किया हुआ है कि कराची से उसको पैसे बटोर दें। इसलिए मैं ये कहता हूँ, देखें कराची का निज़ाम अब जो सिंध हुकूमत है और खास तौर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो नहीं चला सकती, वो नाकाम हो चुकी है। इसलिए सिंध का जो भी है कराची का निज़ाम अब हमें एक अलग निज़ाम तजवीज़ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ताकि कराची बढ़ सके। वरना कराची को देखिए ना, 174 मुल्क शहरों का सर्वे हुआ तो कराची 170वें नंबर पर आया नॉन लिवेबल सिटी के तौर पर। नॉन कि कराची रहने के लायक शहर नहीं 174 है। सर, 174 174 में का पूरा सर्वे हुआ, उसने 170वां नंबर हमारा था। जी। पिछले साल था 169वां। तो माशाल्लाह सिंध हुकूमत ने तरक्की की, साल ब साल करती है वो तरक्की, तो अब 169वां नंबर हो गया। मतलब सिर्फ हर चार साल- मुल्क हमसे सिर्फ 4 मुल्क हमसे जो है ना नीचे थे, बिल्कुल, सिर्फ चार। 4 सिटी, और हमारा अंदाजा नंबर कीजिए। 170वां नंबर था हमारा। यार कराची में नालों की सूरत हाल देखिए, करोड़ों अरबों रुपए तुम नालों पे लगाए चले जा रहा हो। हर साल कहते हो और जी सिर्फ नालों की कराची सफाई। में नहीं, आप हैदराबाद में कल 2 बच्चे जो है नाले में डूबकर जाँ बाग हो गए। नाले में डूब गए। तो भाई ये तो मतलब आपने कराची को क्या बना दिया, हैदराबाद को क्या बना दिया, सिंध के जितने भी शहर हैं उसको आपने बर्बाद कर दिया। अहमद अली शेख साहब एक चीफ जस्टिस थे हमारे सिंध हाई कोर्ट के, तो उन्होंने लाड़काना के मुतालिक कहा था। लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमने 90 अरब रुपए खर्च किए हैं, तो फिर किसी ने शहरी ने केस कर दिया। तो जब तफ्तीश हुई तो कुछ भी नहीं मिला काम। तो अहमद अली शेख साहब ने कहा कि भाई डाइन भी 10 घर छोड़ के हमला करती है, तुमने अपना ही घर नहीं छोड़ा। तो इनका तो ये आलम है, तो इसलिए इनकी ना तवज्जो है इस जानिब, ना ओनरशिप है इनके पास। देखे ना, इन्होंने मेयरशिप पे कब्जा कर लिया, कराची में मेयरशिप पे कब्जा कर लिया। ना लोगों को ये किसी तरह का हक देने को तैयार है, ना माली वसाइल देने नहीं को सर, तैयार है। लेकिन सैफुद्दीन ना साहब इदारे बड़ी माजरत के साथ, सॉरी मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूंगा। आपने कहा मेयरशिप पे कब्जा कर लिया, अगर मेयरशिप इनके पास नहीं होती, और यकीनन वो मेयरशिप जो है ना उसकी हकदार जमात इस्लामी थी, अब बात ये हुई अगर वो मेयरशिप जमात इस्लामी के पास, फिर ये आप यकीन करें ये वहां से फंड रिलीज नहीं करते, ये आपको फंड नहीं देते, ये आप किस तरह काम करते फिर? देखिए, लेकिन हमको इतना अल्लाह ताला ने हमें इत्मीनान दिया है कि इंतहाई जैसे हमारे टाउन है ना, उनको एक पैसा भी डेवलपमेंट का फंड नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर पूरा एतमाद है कि जितने फंड है ना उसको इतने अच्छे तरीके से हम मैनेज और यूटिलाइज कर रहे हैं कि उन्हीं फंड के अंदर पार्क आबाद कर रहे हैं। 160 से ज्यादा हमने पार्क दोबारा डेवलप कर दिए, हमने 50,000 से ज्यादा लाइट ऑन कर दी, हमने करोड़ों रुपए सीवरेज लाइन पे लगा के सीवरेज लाइन दुरुस्त कर दी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्कूल और डेवलपमेंट है सड़कों की। इस साल से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे टाउन के अंदर सड़कें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर ये तो मैं कहता हूँ अगर थोड़े से डेवलपमेंट फंड मिल जाए, सिंध का 3,500 अरब तो रुपए जो का जो बजट है। यूनियन काउंसिल चले जहाँ पे आपके टाउन के लोग हैं जी, और जो यूनियन काउंसिल्स हैं जो जिन पर आप लोग जीते हैं, आपके लोग हैं, तो Yeah. वहाँ की जो फंड आपको, जो जाहिर है यूसी को जो अपना फंड तो मिलता ही है, वो जी। फंड जो आपको मिल रहा है, आप लोग उसको, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको आप लोग सही तरीके से खर्च कर रहे हैं और वहाँ पर बेहतरी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत चले ज्यादा। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे पर्सनली आपको फ़ोन नंबर पे मैं आपसे शेयर करूँगा और हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर उसमें मज़ीद बेहतरी भी ला सकें। आपकी लाइन जो है वो मुनक़ता हो गई है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे यकीनन टेलीफोन पर दोबारा गुफ्तगू करूँ, और अगर मैं टीम से कहूँ कि अगर आप दोबारा टाइम अगर हमारे पास है तो आप दोबारा अगर फ़ोन मिला सकें तो इन्हें फ़ोन मिलाएं ताकि हम इनसे बात करें। लेकिन टीम कह रही है कि टाइम जो है ना हमारे पास नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि हम इनसे दोबारा रब्ता करें और इस मामले पर दोबारा इनसे गुफ्तगू करें कि, और हम भी कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें, कुछ एविडेंसेस इनको फ्राहम करें ताकि जिन टाउन्स में जमात इस्लामी के कारकुनान, जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं जिन यूसीज़ में, और जिन यूसीज़ में इनके लोग हैं, इनके चेयरमैन हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की निशानदेही भी करें और जहाँ पर काम बेहतरी लाई जा सकती है हम मिलकर इनके साथ काम की बेहतरी की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी अफसोस के साथ ही जो है ना वो ख़त्म करना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ एक के बाद दीगरे जो है ना वाक़यात पेश आते हैं और सिंध का हाल इस वक्त बिल्कुल बुरा है। मेरे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यकीनन टाइम की किल्लत की वजह से हम वो बातें नहीं कर पाएंगे। दिल जो है ना वो हमारा रोता है क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हमारे साथ ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ पर ख़ुद चीज़ें महफूज नहीं हैं, कभी मोबाइल छिन जाते हैं, बहुत सारे साफ़ियों के मोटरसाइकिलें चोरी हो गई, मोबाइल छिन गए, किसी के क्या हो गया, कोई डकैती, क्या 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 करे सिंध में, कराची में इंसान क्या करे। बलूचिस्तान का जो है ना जहाँ पर इनकी हुकूमत सिंध यानी कि पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में, वहाँ पे दहशतगर्दी इंतहा पे पहुँच गई है।
यहाँ पर सिंध के अंदर डकैती, जिसको स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने नुक्ता उठाया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने, कि जहाँ पर ये स्ट्रीट क्राइम का नाम देते हैं, बल्कि ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये दहशतगर्दी है कि आपने लोगों को मार दिया और आप मारे चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई रोज़ भी है, कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आता, बच्चियों का रेप हो रहा है, लोग बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चे बिक रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, ड्रग जो है ना वो खुलेआम बिक रही है। पूरे सिंध के अंदर, ख़ासतौर पे कराची के अंदर, आप किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल जो ओपन एरिया में हो, वहाँ पर आप बैठ नहीं सकते। एक के बाद दीगर बेगर्स आते हैं रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। मतलब ये कौन सी गदागरी है, ये कौन सा फ़कीरी है कि आप रात को 2 बजे ख़वातीन निकली हुई हैं, बच्चों को उठाया, बच्चे मदहोश हैं, बेहोश हैं, पता नहीं क्या पिला कर आते हैं, वो मांगने आ जाते हैं एक के बाद दूसरा। छोटे छोटे बच्चे जो है वो इनको गदागरी कंट्रोल नहीं हो रही, बेगरी कंट्रोल नहीं हो रही इनसे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रोड्स का बुरा हाल है, नंबर प्लेट्स का इनको जो है ना वो फिक्र पड़ गई है, लेकिन सेफ्टी की बात ही नहीं करते। सेफ सिटी बनाना है, लेकिन रोड्स की सूरत हाल ऐसी है कि पता नहीं कैसे, वो जैसे ही वो कैमरा तस्वीर खींचने लगेगा, जंप आएगा और तस्वीर ब्लर हो जाएगी। और यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि जंप आएंगे और तस्वीर ब्लर हो जाएगी, खड्डे आएंगे, तस्वीर ब्लर हो जाएगी, यहाँ कोई तस्वीर खींचते हुए कोई शख्स गिर जाएगा और तस्वीर यूं और ब्लर हो जाएगी। मतलब ये क्या मजाक है, क्या मजाक लगाया हुआ है आपने। आपके अस्पताल देख लें, स्कूल देख लें, निज़ाम तालीम देख लें, निज़ाम सेहत देख लें, निज़ाम डेवलपमेंट देख लें, मेयर आपका, हुकूमत आपकी, पिछले 17 साल से आप यहाँ बराजमान है, लेकिन डेवलपमेंट आपकी जीरो। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।